गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? सो शुरुआत करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। और हमारा नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, वेरी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड द डिफरेंशिएशंस व्हिच वी हैव डन। Students, remember that we have done about the differentiation, and the differentiation you know very well. In the differentiation, of course, we have learned about the different types of derivatives. Okay, right now we will discuss our next topic, that is application of derivative, in which CBSE has related already two topics. First one, your rate of change of quantities and the approximation. समझ रहे हैं आप सब? मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो पहला टॉपिक होता था उसे डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। ऑफ कोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ यू ऑल आर फैमिलियर अबाउट इट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वी ऑलरेडी नो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपको पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। तो आपने वहाँ देखा होगा कि ds over dt रिप्रेजेंट द v, दैट इज वेलोसिटी, एंड dv अपॉन dt रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। तो ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने पढ़ा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, बट उसके साथ साथ अब आप इनके ज्योमेट्रिकली, इनके इंटरप्रिटेशंस, इनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे डेरिवेटिव्स का कहाँ यूज़ होता है। ऑफ कोर्स हम जो पढ़ रहे हैं फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फंक्शंस में ही बेसिकली इनका यूज़ होने वाला है। तो शुरुआत करता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो आपका सिलेबस डिलीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। यू नो स्टूडेंट्स, द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात क्या हो रही है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर ऑफ कोर्स दिमाग में चल रहा होगा कि सर कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अबाउट इट तो मैं आपको कुछ ले चलता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके ग्राफ के बारे में। तो ऑफ कोर्स वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं और कैसे कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। तो बिफोर यू आई हैव जस्ट राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट लुक एट दिस, fx is equal to e raised to power x, that is exponential function. ओके, एक्सपोनेंशियल। तो दिमाग में सबसे पहले सर ग्राफ कैसे आएगा? ऑफ कोर्स उसका ग्राफ कैसे होगा, दिख रहा है? तो व्हाट इज द मीन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन? जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा फंक्शंस की वैल्यू इंक्रीज होते चले जाए, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, लुक एट दिस, दिस इज अगेन fx is equal to x cube। x cube का ग्राफ आपको पता है कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स ऐसे बनेगा उसका ग्राफ, ठीक है? ओ सॉरी, थोड़ा जल्दी कर दिया। इसका ग्राफ जो बनेगा वैसे बनेगा, ठीक है? ये कैसा ग्राफ बनेगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ x क्यूब। नेक्स्ट वन f ऑफ x स्क्वायर। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप देखो ग्राफ इसका बनता है इस तरीके से, एंड यू नो वेरी वेल दिस इज एन इवन फंक्शन एंड दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो आप देख लो कि जैसे जैसे x का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी आप देख रहे हो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है? यहाँ भी क्या हो रहा है? x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं और ग्राफ भी इंक्रीज होता जा रहा है। इट मींस दिस इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बट लुक एट दिस, यहाँ क्या हो रहा है? नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x की तरफ आप देखते हो तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x की वैल्यू इंक्रीज कहाँ होती है? ऑफ कोर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो उस केस में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ ओरिजिन तक हम देख रहे हैं कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो उसके बाद वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि x की यानी कि पूरे होल रियल नंबर्स के अंदर कहीं फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है। इस केस में हम इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, अगर एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ कि इस इंटरवल तक आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इन दैट केस यू कैन से ऑफ कोर्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वहाँ हम चेक कर सकते हैं। तो यानी कि डिपेंड करता है इंटरवल्स के ऊपर। क्लियर? इंटरवल्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की इंटरवल जैसे जैसे डिसाइड होगा उस इंटरवल्स के अंदर हमें डिसाइड करना है कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इसी के साथ मैं कुछ एग्जांपल्स और लेकर चलता हूं और डिफाइन करता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शंस और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में और उनके एग्जांपल्स के बारे में। लेट्स हैव अ लुक। So students, what we have right now, first of all, the function fx, that fx is defined on an upper interval ab. Okay, तो first of all function define करना पड़ेगा, function define करना होगा upper interval पर, such that उसमें हमने को 2 points माने, that is x1 and x2 belongs to that interval ab. Okay, so what we have the definition of the increasing function, that is so that fx is increasing on that interval if first one जो आपने एक्सपोनेंशियल कंसीडर किया है यानी कि वो पॉइंट्स होंगे उस इंटरवल पर
x1 लेस देन x2 implies that f of x1 यानी कि उस x1 पर फंक्शन की वैल्यू और x2 पर जो फंक्शंस की वैल्यू है अगर उसे लेस देन और इक्वल टू रहती है देन यू कैन से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. Clear? Function is increasing function. But second one I am adding some more word that is strictly. This is strictly word is also here. What it said that fx is strictly increasing on AB. Strictly increasing on AB if x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2 means यहाँ पर equal to नहीं है. तो इस बात को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है. जस्ट हैव अ लुक कि करना क्या है. ऑफ कोर्स इस इंटरवल में जो आप x1 x2 कंसीडर करते हो x1 x2 से लेस देन होगा ही होगा बिकॉज x एक्सिस पे जब आप x1 कंसीडर करोगे ऑफ कोर्स वो पहले आएगा और x2 बाद में आएगा. ओके सो जस्ट हैव अ लुक. दिस इज x1 एंड दिस इज x2. सो ऑन x एक्सिस दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. ओके दैट इज ओरिजिन. At x1 less than x2, of course it shows that x1 less than x2. Look at this. At x1 we have a graph and this is the function of fx. Okay. So at x1 this particular value, this height is represent fx1. You know fx1. The function जो fx होता है उसको क्या कंसीडर करते हो? That is y equal to fx ना. Okay. So this is your f of x1 and this is your f of x2. At point x2 we have the value f of x2. So this particular point has a coordinate that is x1 comma f of x1 and this particular point has a coordinate x2 and f of x2. Okay, so what I want to write now, what I want to say here कि भैया आप देख लो इस ग्राफ के अंदर इस x1 x2 को जो मैंने कंसीडर किया है इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन हुआ था सबसे पहली बार जो मैंने शुरुआत किया ना. ये पॉइंट मेरा a है इस पॉइंट पर और ये मेरा पॉइंट f पॉइंट b है यानी कि मैंने फंक्शन a to b डिफाइन किया. ओके उसके बीच में मैंने पॉइंट लिया x1 x2. तो व्हाट आई वांट टू से दैट दिस fx1 इज लेस देन fx2. लेकिन ये जो सिचुएशन है कहीं कहीं पर इक्वल भी हो सकती है. दिख रहा है आपको कि यहाँ पर क्या बना है यहाँ x1 हो यहाँ फिर x2 हो. तो उस केस में दोनों की हाइट इक्वल है मींस दोनों इक्वल हो सकते हैं. ऑफ कोर्स हो सकते हैं. बट द सिचुएशन सेज कि fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2 मतलब वो लेस देन तो रहेगा ही रहेगा और साथ के साथ इक्वल टू भी है. तो बी केयरफुल. तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन. तो स्टूडेंट्स वैसे दिमाग में तो चल रहा था बट शो कैसे करना है यार ऐसे करना है. ठीक है तो ये आपको समझ में आया विदाउट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स. ओके सेकंड आप यहां देखिए ये वर्ड मैंने ऐड कर दिया दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. fx इज स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टनेस लगा दी उसके ऊपर. भाई तुझे इंक्रीजिंग होना है कहीं रेस्ट मोड में नहीं आना है. यहाँ थोड़ा रेस्ट मोड में आ गया था चलो भाई इक्वल हो जाते हैं फिर इंक्रीज करना शुरू करेंगे. बट इसमें सेकंड कंडीशन में क्या बोला भैया रेस्ट मोड में बिल्कुल नहीं आना है. क्लियर. इट मींस fx is strictly increasing on AB if x1 less than x2 of course तो रहेगा implies that f of x1 less than f of x2 मतलब वो इक्वल टू की कंडीशंस देगा ही नहीं. बी केयरफुल अबाउट इट. तो यहाँ दिख रहा है आपको कि fx1 और fx2 यहाँ पर जो मैंने कंडीशंस दिया है वो देखा लेस देन इस कंडीशन से. ऑफ कोर्स दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्टूडेंट्स ये ग्राफिकली आपको समझाया. आप बोलेंगे सर डेरिवेटिव का कहाँ यूज होने वाला है. तो अब मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव की तरफ भी ले चलता हूँ. ठीक है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा. डेरिवेटिव ओके लेट्स हैव. सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेरिवेटिव्स विदाउट डेरिवेटिव्स हाउ कैन यू प्रूव द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं x1 एंड x2 और उसके साथ साथ आप उसको फंक्शंस की वैल्यू को डिसाइड करोगे और वहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपने पढ़ना है. द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव और विदाउट डेरिवेटिव विल डू इन द डिक्रीजिंग फंक्शंस टू. तो फिलहाल मैं आपको इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में समझा रहा हूँ. द सेम एप्लीकेशन अप्लाई विद डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो करना क्या है स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए. हमारे पास ये कंडीशंस तो आपके सामने ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और साथ के साथ मैंने लिख दिया है दैट इज द कंडीशन ऑफ विदाउट डेरिवेटिव. ओके नेक्स्ट वन वी आर डूइंग दिस वन इज द विदाउट डेरिवेटिव. नेक्स्ट वन आई एम डूइंग दैट इज विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. हाउ कैन यू प्रूव द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ओनली. ओके स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है.
ऑफ कोर्स डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। जैसा कि आपने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉइंट, तो उसके अंदर आपको मैंने डिसाइड करवाया था कि लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड वो टेंजेंट कैसे आया था, वो टेंजेंट ऐसे ही तो आया था। तो मैं आपको जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व। मतलब वो जिस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट की अगर बात करेगा तो ऑफ कोर्स एक कर्व पर इनफाइनाइट टेंजेंट का ड्रॉ कर सकते हो भाई, क्योंकि हर पॉइंट का अपना टेंजेंट होता है, वो डिपेंड करता है कर्व के ऊपर कि वहां पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा कि दो करेंगे, तीन करेंगे। बट याद रहे फंक्शन डिफाइन किया गया है ओपन इंटरवल पर, so be careful students. So what we have that by f dash x, of course we have the y equal to fx, so you should know that fx, the f dash x and dy by dx represent the slope of tangents, and you know slope of tangents हमने 11th क्लास में पढ़ा था यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, सीधा 1 पॉइंट फॉर्म 2.4 और एंगल के थ्रू, उसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे फंक्शन इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। लेट्स हैव अ लुक। Let y is equal to fx as a function and define the open interval. Of course, you should know about it. First of all, find dy by dx means we have to find f dash x. दोनों चीजें साथ साथ लिख रहा हूँ, चाहे आप y को कंसीडर करके करो या fx को कंसीडर करके करो, याद होना चाहिए that should be dy by dx and f dash x. Okay, both are same. So first of all, what we have, if your dy by dx is greater than or equal to 0, clear, means अगर आपका dy by dx greater than or equal to 0 आ रहा है, equal to 0 भी आ सकता है, और f dash x साथ साथ लिख रहा हूँ greater than or equal to 0, then fx is increasing function on that interval. याद रखेंगे आप, फंक्शन को increasing कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को समझाने वाला हूँ यार, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, if dy by dx is greater than 0 only, sorry, is greater than 0 और f dash is greater than 0, equal to नहीं है इन दोनों के साथ, then fx is strictly increasing function. Strictly increasing function. Remember that. Note what I have done. Every strictly increasing function is an increasing function, but may not vice versa. Means हर strictly increasing functions को आप increasing function बोल सकते हो, but हर increasing functions को strictly increasing नहीं कहा जा सकता। मतलब may और may not be, may लगाया ना, इसलिए possibility हो भी सकती है और नहीं भी। तो students, what we have done here, the using of derivative, तो उसको ज्योमेट्रिकली मैंने जो दिखाने की कोशिश की है वो आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। जो मैं ग्राफ आपको बताने जा रहा हूँ, इस ग्राफ में आप देखिए थोड़ा सा, ये फिर वही ग्राफ आ गया जो हमने सिर्फ विदाउट डेरिवेटिव की कंडीशंस में पढ़ा था कि रेस्ट मोड में आ चुका है। रेस्ट मोड में आने का मतलब कि यहाँ पर अब मैं टेंजेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ड्रॉ हो गया सर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। अब कंडीशन क्या है, ये ग्राफिकली तो आपको पता चल रहा है कि ये dy by dx यहाँ पर, सॉरी, ये जो फंक्शन है ग्राफिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है ग्राफिकली। अब जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उस टेंजेंट ने क्या किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे किया, सर इस पे क्यों नहीं किया, कर सकता हूँ, इस पे भी कर लेता हूँ, ये देखो इस पे भी कर दिया, कर दिया। तीन सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी हैं। फर्स्ट वन, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। ज्योमेट्री के लिए आपको समझाने के लिए है स्टूडेंट्स कि आपके पास dy by dx, थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्यूट थीटा बन रहा है। एंड यू नो द क्लास 11th कंडीशंस ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, whenever we have the theta acute angle, it means slope is positive, okay, when theta is obtuse angle, it means slope is negative। तो remember उस कनेक्टिविटी उस एंगल की मैंने यहाँ टेंजेंट्स के साथ कर दी है। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, इस कंडीशन में आप देखिए कि एक्यूट एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ये भी एक्यूट एंगल बना रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया वो तो एक्यूट एंगल ही नहीं बना रहा, ना वो ऑब्ट्यूज बना रहा है। उस केस में वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, और आपको पता है कि जब whenever a line is parallel to x axis the slope of that line is 0। तो यहाँ पर जब मैंने इस
टेंजेंट यानी कि इस कर्व का स्लोप ड्रॉ किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। व्हाट आई मीन टू से इन इंक्रीजिंग फंक्शन कि फंक्शन ये कहता है एक्यूट एंगल भी बना सकता है और जीरो एंगल भी बना सकता है। इन दैट केस वी कैन से कि dy by dx इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इन दैट केस हमें पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। ओके, उधर देखिए आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले ग्राफ में ग्राफिकली दिख रहा है, डेरिवेटिव से कैसे हेल्प पता चलेगी। आप उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो यार, हमेशा वो एक्यूट एंगल ही बनाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं जाएगा। इन दैट केस टेंजेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब dy by dx हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो आप समझ रहे हो कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया दैट इज dy by dx, तो उसको मैंने कैसे एंगल से कनेक्ट किया वो आपके सामने मैंने रखा कि यहाँ पर एंगल एक्यूट बन रहा है, दैट्स व्हाई dy by dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन दैट केस, एंड दैट्स व्हाई दैट इज रिप्रेजेंट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देख रहे हो इसके हर पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनेगा, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिएगा कैसे वो बनेगा, दिस इज एक्यूट मतलब लेस देन 90 व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा और कैसे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। मैंने फिलहाल आपके सामने इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के प्रूफ रखे विदाउट डेरिवेटिव और विद डेरिवेटिव। तो आई थिंक आप समझने वाले होंगे कि यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शंस की एप्लीकेशंस क्या होंगी। जस्ट मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ, लेट्स हैव अ लुक। So students, what we have the definition of the decreasing function here. First of all, the same thing we have here, that is fx is defined in open interval ab such that x1 and x2 belongs to ab, means आपको कोई पॉइंट्स लेकर उस इंटरवल पर। उसके बाद विदाउट डेरिवेटिव कंडीशंस क्या है, कंडीशंस विदाउट डेरिवेटिव्स की ये हैं कि आपके पास x1 लेस देन x2 है और उस केस में अगर fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 आता है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सेकंड वन, if x1 लेस देन x2 आ रहा है और फंक्शन वहां पर सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर नहीं आ रहा है, इन दैट केस फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज द कंडीशन ऑफ विदाउट डेरिवेटिव। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मोर, आपको और भी क्लियर होने वाला है उस केस से, ठीक है। तो एप्लीकेशन ध्यान से कीजिएगा, जस्ट रिमेंबर दिस। सेकंड वन, विद द डेरिवेटिव आपको इजी लगेगा, जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव एंड इफ द स्लोप ऑफ डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ dy by dx होता है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और इफ dy by dx इज लेस देन 0 देन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मींस यहां पर अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लुक, लेट्स हैव अ लुक कि यहां आप देख रहे हो कि x1 पॉइंट पर विदाउट डेरिवेटिव x1 पॉइंट पर दिस इज द वैल्यू ऑफ fx1 एंड विदाउट डेरिवेटिव x2 दिस इज द वैल्यू ऑफ fx2। तो यहाँ पर fx1 fx2 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है उस केस में, और इक्वल टू भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट मोड। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तो मैंने पर्टिकुलर पॉइंट पर दिखाया कि इक्वल आ सकता है भाई, x1 यहाँ हो सकता है x2 यहाँ हो सकता है, उस केस में इक्वल आ जाए। इन दैट केस फंक्शन इज योर स्ट्रिक्टली द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इन दैट के नेक्स्ट केस यहाँ पर क्या है, x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है f of x1 और x2 पर फंक्शंस की वैल्यू क्या है fx2। तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 ओनली, मींस यहाँ पर कंडीशंस इक्वल नहीं होगी। इन दोनों कंडीशंस में फंक्शंस इक्वल नहीं है, दैट केस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट्स समझ में आया आप सभी को कि कैसे यहाँ पर डिक्रीजिंग है और कैसे यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अभी इसे हेल्प से हम स्लोप के बारे में जान लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक ज्योमेट्रिकली, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉ कर दिया, ओके, क्या दिख रहा है आपको, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना है, ऑब्ट्यूज एंगल, एंड यू नो obtuse angle says the slope is negative, means यहाँ पर dy by dx अगर लेस देन 0 आ जाए उसके इसमें क्या हुआ, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गया, और स्लोप नेगेटिव आपको दिख रहा है। ये खासियत है डिक्रीजिंग फंक्शंस की कि वहाँ पर स्लोप नेगेटिव ही आएगा और इक्वल टू 0 भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ देखो ना कंडीशन क्या है, यहाँ पैरेलल की कंडीशन भी, अगर मैं टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, उस केस में स्लोप क्या होगा, 0 के इक्वल। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द डिक्रीजिंग फंक्शन, with the help of derivatives if dy by dx is less than equal to 0। स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि वो डिक्रीजिंग आ रहा है कि इंक्रीजिंग आ रहा है, बट ये ज्योमेट्रिकली समझाने का तरीका है।
कि कैसे उसको आप डिक्रीजिंग कहते हो, कैसे उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हो, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखो टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका स्लोप यहाँ पर क्या है, ऑफ कोर्स ऑलवेज नेगेटिव विल बी देयर, बिकॉज हमेशा एंगल क्या बनेगा इसके हर पॉइंट पर, ऑब्ट्यूज एंगल बनने वाला है। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव dy by dx should be less than 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव एंड विदाउट डेरिवेटिव। लेट्स हैव अ लुक सम मोर एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स, नॉट मोर, सम एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शंस राइट नाउ। So students, right now before that I discuss some problem, one more applications are there कि सर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट एक कंडीशन ऐसी भी आती है अगर फंक्शन आपको डिफाइन किया जाए इंटरवल ए बी पे और वहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ग्राफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट यू, कि ग्राफिकली आप देख रहे हो कि कहीं वो इंक्रीज कर रहा है फिर वो डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स फॉर द होल इंटरवल दैट फंक्शन विल से इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मीन्स जब फंक्शन इस तरह से मोशन दोनों में ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि वो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, इन दैट केस यू कैन से द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन दैट गिवन इंटरवल। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस में टू टाइप्स आने वाली हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये कि आपको इंटरवल्स देगा, इंटरवल्स गिवन होगा और उस गिवन इंटरवल्स में आपको फंक्शंस की डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करना है कि कैसे वो इंक्रीजिंग है, कैसे वो डिक्रीजिंग है, चाहे कैसे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कैसे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और सेकंड टाइप है कि आपको फंक्शंस दे देगा और साथ ही साथ आपसे वहाँ पूछेगा कि अब आप इंटरवल्स निकालिए कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग होगा, इन द सेम वे विद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स टाइप समझ में आए? तो फर्स्ट टाइप मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मीन्स व्हाट आई हैव गिवन, prove that this function fx is equal to 10x minus 4x is strictly increasing on this interval। मीन्स इंटरवल ऑलरेडी गिवन है और उसके साथ आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और सेकंड टाइप जो आप करने वाले हैं कि इंटरवल्स फाइंड आउट करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, इंटरवल्स के सब इंटरवल्स बनने वाले हैं। दैट्स हाउ वी राइट डाउन द प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं बोला इसमें, डेरिवेटिव विदाउट डेरिवेटिव, तो सर काफी आपने वैसे ही विदाउट डेरिवेटिव कराया, बट स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली वी हैव टू फॉलो द डेरिवेटिव्स रूल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ करना क्या है, ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज f dash x, दैट बिकम secant square x minus 4, secant square x minus 4। so this is the f dash x, that is secant square x minus 4, and what is the interval given, that is x belongs to, first of all we say minus pi by 3 to pi by 3, we have x over there। so we have to check the sign of this f dash x, whether it is positive or negative on this interval। ओके, तो सिस्टमैटिकली चेक करना है। तो ध्यान से देखिएगा इस f dash x में हमारे पास क्या क्या आया, secant square x minus 4, तो minus 4 तो चलो ठीक है, secant square x की वैल्यू को चेक करते हैं इस इंटरवल पर। लेट्स हैव अ लुक राइट नाउ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट से पहले उस इंटरवल को क्या ले सकते हो, ऑफ कोर्स इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज यू नो दैट इज द सेट इंटरवल कि x minus pi by 3 to pi by 3 can be written as is x is greater than minus pi by 3 and less than pi by 3। okay, right now we have secant square x। so first of all tell what is the value of secant x, secant अप्लाई कर दो आप दोनों तरफ, तो आपको वैल्यूज पता चल जाएगा कि secant माइनस हाफ का वैल्यू क्या होगा और secant माइनस pi by 3 पे वैल्यू क्या होगा और secant प्लस pi by 3 पे वैल्यू क्या होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर secant स्क्वायर x है स्टूडेंट्स, तो बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा। ऑफ कोर्स आपके पास pi by 3 आप अप्लाई करोगे तो secant x इस secant pi by 3 पर मैक्सिमम 2 ही रहेगा। सर यहाँ भी 2 आएगा तो इसका 2 थोड़ी होगा, याद रहे secant x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपकी गलतियां बता देता हूँ, आप यहाँ गलती से ऐसे ट्राई करोगे ना इस तरीके से secant minus pi by 3 secant x secant pi by 3 एंड यू नो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट इट सेज कि secant minus pi by 3 दैट इज secant थीटा एंड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये भी 2 रहेगा। तो सर क्या ये ऐसे लिखा जाएगा कि secant x डिवाइडेड 2 and 2? नो, नेवर। secant x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज 1।
तो आपको यहाँ पर ये स्टेप नहीं करना है, ध्यान रखना है कि इसके दोनों वैल्यूज पर R2 आने वाला है, बट वी यूज द कॉमन सेंस कि सेकेंड एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, कंडीशन ग्रेटर देन की है तो 1 भी होता है, वैसे हमें ग्रेटर देन 1 लेना है बिकॉज हमारे पास इंटरवल ओपन है। तो यहाँ पर सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो दैट नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या चाहिए, सेकेंड स्क्वायर एक्स चाहिए, तो स्क्वायरिंग अप्लाई कर सकते हो, और स्क्वायरिंग में आपने क्या देखा, वी गेट द वैल्यू फ्रॉम 1 and 4। जैसे जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, वैसे वैसे इस फंक्शंस को बनाता जा रहा हूँ, सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 to 4 आ गई। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स से क्या माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, यहाँ 4 माइनस कीजिए, दैट वी हैव -3 सेकेंड स्क्वायर एक्स -4 लेस देन 0, मतलब 4 तीनों क्वांटिटी से माइनस हो रहा है, 4 minus 4 minus 4 minus that becomes 0. So what it become, this become f dash x. So what we observe, भैया क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इस f dash x की वैल्यू -3 to 0 का मतलब लेस देन 0, नेगेटिव, it means f dash x less than 0, it means f x is strictly decreasing function। कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस को माइंड लगाना है, कैसे एफ फाइंड आउट करके उस इंटरवल्स पर उसकी वैल्यूज को चेक करोगे। सेकेंड एक्स था ना -2 और 2, अरे 2 और 2 के बीच में कैसे शो करोगे, जस्ट यूज द कॉमन माइंड, सेकेंड एक्स की वैल्यू 2 की मैक्सिमम तो जाहिर है, बट मिनिमम वी हैव टू यूज 1। ओके, सो लेट्स वी प्रोसीड द सम अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेकंड टाइप, so find the intervals in that case. Let's have a look. So students, what is the next problem I have before you, that is find the intervals in which given function, that is 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing and second one strictly decreasing। तो स्टूडेंट्स यहाँ इंटरवल फाइंड आउट करना है। रिमेंबर दैट फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि गिवन इंटरवल्स पर बताइए कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऑफ कोर्स यहाँ प्रूफ किया गया। सेकंड कंडीशन ये है और थर्ड कंडीशन ये आने वाली कि चेक करो कि क्या दिया गया फंक्शन दिए गए इंटरवल पर, मींस गिवन इंटरवल्स पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो यानी कि दिस वाज द थर्ड टाइप। राइट नाउ हियर दैट इज द इंटरवल्स वी हैव टू फाइंड। तो सीधा सा सवाल है स्टूडेंट्स, सीधा सा क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप आपको चलना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट f dash x। Okay, so what we have done, this function is given and I have found out f dash x, that is become 6x square minus 6x minus 36, and write down it's in the form of the interval, in the form of the factors, that is 6 into x minus 3 into x plus 2। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप, f dash x को 0 पुट किया गया। ऑफ कोर्स x की जब पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दिए गए f dash x को 0 फाइंड आउट करना है। क्यों सर? क्योंकि पॉसिबल कंडीशंस यही मानकर चलते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ पॉइंट्स पर 0 है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 लेकर चलते हैं, तब जाकर पता चलता है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर फाइंड आउट किया गया, पॉइंट्स फाइंड आउट किए 2, -2 और 3 फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद उनको रियल नंबर्स की लाइन पे शो किया गया, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर ऑल द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पर शो किया गया तो देखा कि पॉसिबल पहले कौन आ रहा है, ऑफ कोर्स -2 फर्स्ट वन एंड 3 सेकंड वन, एंड व्हाट आर द पॉसिबल इंटरवल्स आर देयर। तो व्हाट इज द पॉसिबल इंटरवल्स आर देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शो द these points on the number line like this and then make the possible intervals with the help of this number line। first one, that is less than -2, first interval will be there, second interval will be there -2 to 3 and the third interval will be there greater than 3। which one, किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वैल्यूज ऑफ x के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सो पॉसिबल इंटरवल्स आर x is less than -2 to 3, this one, and the third one is greater than 3। this is the set filter form I have written before you। तो अब देखिए कैसे आप डेरिवेटिव को चेक करते हैं। इसके बाद तो सिंपल है स्टूडेंट्स, सीधा इंटरवल्स बनने के बाद आपको dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट्स यानी कि f dash x के सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करने हैं, whether it will be positive or negative। okay, let's have a look at x less than -2, कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल -3 ले लिया, जस्ट टेक द साइन। मैंने चेक किया तो देखा f dash x is greater than 0 आ रहा है। सर कहाँ रखा आपने, अरे -2 यहाँ रख के देखा ना, -2 से लेस, -3 रख के देखा तो -3 -3 -6, -3 + 2 -1,
प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस f dash x is greater than 0, इट मींस fx is strictly increasing on this x less than -2, और इस x less than -2 को इंटरवल में लिखा, दैट इज -infinity to -2। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इंटरवल दैट इज -2 to 3, of course we have -2 to 3 intervals we have, in that case f dash x फाइंड आउट किया वो 0 आ रहा है, उसका साइन चेक करना है। ये भी कहां रखना है यार, -2 to 3 कुछ भी रख लो यार, 0 रख के देखो f dash x में 0 चक्कर यहां पुट किया तो देखा साइन कैसा है, जस्ट चेक द साइन आउट, डोंट वरी देयर इज लॉट ऑफ वैल्यूज, जस्ट आपको साइन चेक करना है भाई, ठीक है। चॉइस इज योर्स, मैंने 0 रख के देखा तो मुझे पता चला -3 + 2 बिकम -, नेगेटिव प्रोडक्ट भी गेट, तो इसका मतलब f dash x का साइन लेस देन 0 आ रहा है, इन दैट केस fx इज स्ट्रिक्टली, साइन किसका चेक हुआ, f dash x कौन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन 0 है, तो अपना दिमाग को थोड़ा घुमाओ, ग्राफिकली घुमाओ, देखो मैंने आपको रिकॉल कराया था, बताया था ना उस केस में, तो उस केस में fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है ऑन दैट इंटरवल -2 to 3। थर्ड एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज x greater than 3, इन दैट केस आपने देखा f dash x का साइन 0 से ग्रेटर आ रहा है, और उस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है ऑन 3 to infinity, बिकॉज़ 3 से ग्रेटर क्या बनने वाला है, 3 to infinity बनने वाला है। अब देखा आपने तीनों इंटरवल्स में, दो में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उनको कंबाइन करना है। लास्ट में क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -infinity to -2 union 3 to infinity, okay, and the second one fx is strictly decreasing on -2 to 3। this is in a final answer for this question। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप समझ में आया होगा, और आई होप आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करने वाले हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ आगे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए आप इस प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व कीजिए। तो आप रिमेंबर दैट, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स भी बताएंगे साथ के साथ इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।